हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएनजी 2.0 में। तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी और प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको यहाँ पे 3 टाइप्स बताए थे। सबसे पहला आपका क्वाइन, उसके बाद आपका यहाँ पे बॉल्स एंड देन उसके बाद आपका डाइस। तो आज हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों प्लेइंग कार्ड्स, और अब हम आगे चलेंगे प्लेइंग कार्ड से और आगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं प्लेइंग कार्ड्स। तो अगर प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्लेइंग कार्ड्स की, तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या है कि प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स कितने होते हैं, कितने सूट्स के कार्ड होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों बात करें कार्ड्स के बारे में, हम लोग जान लेते हैं कि कितने तरह के कार्ड्स होते हैं। तो टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बच्चों वो हमारे पास कितने होते हैं, 52 आपके क्या होते हैं हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। टोटल 52 आपके क्या होते हैं हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब इस 52 प्लेइंग कार्ड्स में हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लब होता है हमारे पास। इसके बाद होता है हमारे पास कौन सा, स्पेड। इसके बाद होता है हमारे पास कौन सा, डायमंड, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास कौन सा, डायमंड, एंड देन इसके बाद होता है हमारे पास कौन सा, हार्ट, ठीक है। तो ये 4 तरह के कार्ड्स होते हैं हमारे पास। क्लब हो गया, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया और हार्ट हो गया, ठीक है। और सारे के तारे कितने होते हैं हमारे पास, 13। इसके भी 13 होते हैं हमारे पास, इसके भी 13 होते हैं, डायमंड के भी आपके 13 होते हैं, और हार्ट के भी आपके कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पे 13 होते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब 13 में हमारे पास कौन कौन से होते हैं तो समझो यहाँ पे। तो एक होता है हमारे पास 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद एस हो गया, किंग हो गया, क्वीन हो गया और जैक हो गया, ठीक है। तो ये 13 में ये सारे के सारे कार्ड्स होते हैं, और सारे के सारे चारों कार्ड्स होते हैं। अगर 2 की बात करें तो 4 कार्ड्स होते हैं, 3 में भी 4 कार्ड्स होते हैं, 4 में भी 4, 5 के भी 4। एस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इक्का, यानी किंग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बादशाह, ठीक है, उसके भी 4 होते हैं। क्वीन हो गया 4 होते हैं, जैक हो गया आपके 4 होते हैं। अब अगर बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो क्लब और स्पेड ये टोटल मिला करके आपके क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड होते हैं। और ब्लैक कार्ड हमारे पास होते हैं कितने बच्चों, 26। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि रेड कार्ड कितने होते हैं बच्चों, रेड कार्ड कितने होते हैं, तो रेड कार्ड भी हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, 26 होते हैं, और रेड कार्ड होते हैं हमारे पास 26, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपको 2 पॉइंट यहाँ पे पता होने चाहिए, क्या कि अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। फेस कार्ड देखो, अगर हम फेस कार्ड की बात करते हैं ना बच्चों, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो 4 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं जिनमें चेहरे बने होते हैं, ठीक है। सॉरी, तीन हमारे पास फेस कार्ड होते हैं जिनमें चेहरे बने होते हैं। एक हो गया किंग, क्वीन और जैक, ये 3 हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। लेकिन हम सारे ही की बात करें कि टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो टोटल हमारे पास हो जाते हैं 3 × 4 यानी 12। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं हमारे पास कितने, 12। टोटल फेस कार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, तो 12 होते हैं हमारे पास, क्या यहाँ पे फेस कार्ड होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल आपके ऑनर कार्ड कितने होते हैं, तो ऑनर कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ऑनर कार्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ऑनर कार्ड कितने कितने होते हैं, तो ऑनर कार्ड हमारे पास 4 होते हैं। एक हो गया हमारे पास एस, एक हो गया किंग, एक हो गया क्वीन, एक हो गया जैक। तो टोटल ऑनर कार्ड की बात करते हैं तो 4 × कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 यानी 16। तो 16 हमारे पास कौन से होते हैं, ऑनर कार्ड यहाँ पे होते हैं। तो ये थे हमारे पास कार्ड से। अब हम लोग देखो, जैसे हम लोगों ने बॉल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पे कार्ड्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएगा, आपसे कहेगा कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं आपके पास, 52 प्लेइंग कार्ड। कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड यहाँ पे क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। तो 52 कार्ड्स में एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है। 52 कार्ड्स में आपका कितने कार्ड ड्रॉ किया जाता है, एक कार्ड आपका ड्रॉ किया जाता है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब अलग अलग कंडीशन आपको दे रखी हैं और उसके हिसाब से आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है यहाँ पे, कह रहा है कि दैट कार्ड इज अ एस कार्ड, दैट कार्ड इज अ
एस कार्ड, तो वो कार्ड हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, एस कार्ड होना चाहिए। अब एक बात बताओ बच्चों, एस कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, हमारे पास 4 होते हैं, 4 में से कोई भी एक का हो सकता है। और निकालने कितने पत्ते हैं, यहाँ पे एक ही पत्ता निकालना है। तो पहले पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4, और डिवाइड बाई टोटल से हम लोग डिवाइड कर देते थे, तो टोटल कितने हमारे पास 52। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी बच्चों, 1/13। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चों, दैट कार्ड इज एस ऑफ क्लब कार्ड, यानी अब आपको स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो एस कार्ड होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, क्लब का होना चाहिए। और क्लब का तो एक एस कार्ड एक ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, 1/52। तीसरा आपका कहता है कि दैट कार्ड इज अ फेस कार्ड, कि अगर 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो पत्ता हमारे पास कौन सा होना चाहिए, फेस कार्ड होना चाहिए। और फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं बच्चों, बताओ जरा, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, तो फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 12/52, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यानी 3/13, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास दैट कार्ड इज ईदर क्वीन और किंग। अब आपसे बोल रहा है कि एक पत्ता निकाला जाता है, वो एक पत्ता या तो क्वीन होना चाहिए और या किंग होना चाहिए, यही वो बोला है, ईदर क्वीन और किंग। तो या तो क्वीन होना चाहिए और या किंग होना चाहिए। अब बताओ, और की कंडीशन आ गई यहाँ पे, और की कंडीशन आ गई, तो या तो क्वीन होना चाहिए, तो अब बताओ क्वीन कितनी होती है हमारे पास, 4, या तो किंग होना चाहिए, किंग कितने होते हैं हमारे पास, 4, प्लस कर दो दोनों को, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8, ठीक है। निकालने कितने पत्ते हैं हमारे पास, एक ही पत्ता निकालना है, तो क्या हो जाएगा 8/52, सॉल्व कर लेंगे तो 2/13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, फिफ्थ वाली कंडीशन देख लेते हैं। फिफ्थ वाली कंडीशन में यहाँ पे क्या बोल रखा है, फिफ्थ वाली कंडीशन में बोल रखा है कि दैट कार्ड इज ईदर रेड और स्पेड और 10th कार्ड। ये आपसे बोल रखा है कि भाई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, और वो एक पत्ता आपसे बोला गया है यहाँ पे क्या, कि वो एक पत्ता या तो रेड होगा या स्पेड होगा और या 10th कार्ड होगा। तो आप देखो क्या करोगे, तो वो अब आपको क्या करना है, रेड कार्ड देखने हैं, स्पेड आपको देखना है, और उसके बाद आपको 10th कार्ड देखने हैं, सभी को प्लस कर दो। तो आप बताओ बच्चों, रेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, रेड कार्ड कितने होते हैं, अभी मैंने आपको बताया रेड कार्ड कितने होते हैं, 26, और लगा हुआ है प्लस कर दो। स्पेड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 13 होते हैं, ठीक है। अब 10th कार्ड में आप यहाँ +4 नहीं करोगे, प्लस आप 1 करोगे। ऐसा क्यों करेंगे सर, क्योंकि देखो इस रेड कार्ड में ऑलरेडी 2 10th पहले से इंक्लूड है, इस स्पेड में ऑलरेडी एक 10th पहले से इंक्लूड है, तो बच्चे एक, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 40। निकालने कितने पत्ते, एक ही पत्ता निकालना है, तो 40/52 यानी कितना हो जाएगा 10/13। तो 10/13 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कार्ड्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अभी तो हमने एक पत्ता निकाला, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पत्ते निकालने को आ जाए, 2 कार्ड्स निकालने को आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 कार्ड्स अगर निकालने को आ जाए तो आपसे कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, आपको से कह रहा है कि 2 कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ करे जाते हैं एट रैंडम, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या कह रहा है, बोथ कार्ड आर किंग। अब देखो ये उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, बॉस बताया था, ठीक है ना। कह रहा है बोथ कार्ड आर किंग, तो पहली कंडीशन आपसे कह रहा है कि बोथ कार्ड आर किंग, दोनों पत्ते यहाँ पे क्या होने चाहिए, किंग होने चाहिए। तो 2 पत्ते निकाल लें। अब जो है 52 प्लेइंग कार्ड से कितने पत्ते ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे 2 पत्ते ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो 2 पत्ते निकाल लें, तो पहला पत्ता जब निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, किंग कितने होते हैं हमारे पास, 4, तो पहला पत्ता निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52। दूसरा पत्ता निकलेगा तो एक तो कम हो गया, टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, बस सॉल्व कर लो। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/13, ये वैल्यू हो जाएगी 1/17, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/221। तो 1/221 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से दूसरा वाला भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बोथ कार्ड आर फेस कार्ड, आपसे कह रहा है कि दोनों कार्ड यहाँ पे क्या होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए। अब बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो जब पहला पत्ता निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 12/52, दूसरा पत्ता निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 11/51। सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/13, और इधर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 17, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11/221। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इन कार्ड्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप सभी के लिए है तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। ये आपसे कह रहा है 1 कार्ड इज ए किंग, एंड ये आपसे कह रहा है कि 1 आर क्वीन कार्ड, ठीक है, 1 आर क्वीन कार्ड। तो ये कितने हैं, 5, ये 5 क्वेश्चन आप सब लोग सॉल्व करिए और कमेंट के जरिए बताइए क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे पास कार्ड का।
अब मैंने आपसे कहा था हम लोग ट्रू फॉल्स और हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग के बेस पे प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपसे कह रहा है कि 2 एरोप्लेन है, ठीक है ना। अब इस पे देखो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आपसे कह रहा है कि 2 एरोप्लेन है, पहला है और दूसरा है। तो एक एरोप्लेन 1 है और एक एरोप्लेन यहाँ पे कितना है, दूसरा है। कह रहा है दोनों में यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग ए बॉम्ब करेक्टली हिट 0.3 एंड 0.2, दोनों में बम टारगेट किए गए हैं और दोनों में बम टारगेट के हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 0.3 एंड 0.2 है। तो पहले वाले एरोप्लेन में अगर बॉम्ब हिट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.3 दे रखा है। दूसरे वाले में आपको इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.2। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो अगर आपसे ये कह रहा है कि पहले वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी के होने की, हिट होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.3 है, तो प्रोबेबिलिटी के ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है ना। इसी तरह सेकेंड वाले एरोप्लेन के अगर बॉम्ब हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 0.2 है, तो ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.8, 1 से माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो आपसे कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली, यानी सेकेंड प्लेन जो है वो तभी उसमें बम यहाँ पे हिट होगा जब पहले वाले का टारगेट, यानी पहले एरोप्लेन का टारगेट क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। और आपसे बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी द टारगेट हिट्स बाय द सेकंड प्लेन, तो सेकंड प्लेन के हिट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बात बताओ, सेकंड प्लेन के हिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 0.2। लेकिन ये तभी हिट करेगा जब पहले वाले का मिस हो जाएगा। पहले वाले के नॉन हिट की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, आप बताओ, 0.7। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा 0.14, करेक्ट, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो भाई आगे आ जाओ, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक के नंबर्स जो हैं वो रिकॉर्डेड यहाँ पे दे रखे हैं। द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 रिकॉर्डेड ऑन द टिकट्स, 1 से 20 तक के टिकट्स यहाँ पे नंबर्स में रिकॉर्डेड में दे रखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 डैश 20। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 1 से 20 तक के रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। कह रहा है कि वन ऑफ दिस टिकट इज सडनली ड्रॉन, एक टिकट यहाँ से सडनली ड्रॉ किया जाता है। कितने टिकट ड्रॉ किए जाते हैं, एक। तो एक टिकट यहाँ से क्या किया जाता है, सडनली यहाँ से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टिकट नंबर बीइंग अ ऑड नंबर। आपसे कह रहा है कि या तो वो ऑड नंबर हो और या तो वो 10 नंबर से छोटा हो। तो या तो वो ऑड नंबर्स हो, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और कौन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया हमारे पास, 15 हो गया और 17 हो गया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारे पास, 19 हो गया। ये हो गया हमारे पास टिकट, वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी टिकट बीइंग ऑड नंबर। और या तो फिर वो नंबर क्या हो हमारे पास, 10 से छोटा नंबर हो। 10 से छोटा नंबर कौन कौन से हो गए हमारे पास बताओ, 10 से छोटे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, तो एक तो है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14। और टोटल कितने थे हमारे पास, 20। बस सॉल्व कर लोगे तो 7/10 यानी कितना आ जाएगा, 0.7। तो 0.7 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, इस टाइप में कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपनी एग्जीक्यूटिव विल ट्रैवल बाय ट्रेन। तो ट्रेन से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 2/3 है। तो ट्रेन से अगर करता है हमारे पास, ट्रेन से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों यहाँ पे, 2/3 है। एंड ही विल ट्रैवल बाय प्लेन, और प्लेन से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1/5 है। प्लेन से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों यहाँ पे, 1/5 है। तो ट्रेन की हमारे पास 2/3 है, प्लेन की हमारे पास कितनी है, 1/5 है। तो कह रहा है कि जर्नी बताइए या तो ट्रेन से हो और या फिर प्लेन से हो। तो ट्रेन और प्लेन की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, ट्रेन और प्लेन की बात कर रहा है। तो ट्रेन से कितनी है, 2/3, प्लेन से कितनी है, 1/5, और लगा हुआ है प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 13/15। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है।
तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सेट बेस प्रोबेबिलिटी क्या होती है और सेट बेस प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या होती है सेट बेस प्रोबेबिलिटी और इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट की, समझना यहाँ पे ध्यान से। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है हमारे पास, अ डाइस इज रोल, जैसे अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं बच्चों, तो आप ये बताओ कि हमारे पास सैंपल स्पेस कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सैंपल स्पेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यही आपका सैंपल स्पेस होगा। तो अगर मैंने एक इवेंट लिया है इवन, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इवन नंबर आने की इवेंट क्या होगा, तो इवन इवेंट क्या हो जाएगा, इवन नंबर आने का, तो इवन नंबर आने का इवेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि E2 एक इवेंट मैंने लिया हुआ है यहाँ पे E2, तो E2 मैंने एक इवेंट लिया हुआ है, मैंने कहा प्राइम नंबर आने का क्या हो जाएगा, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये जो हमारे पास इवन नंबर था एक इवेंट इवन, और ये जो हमारे पास प्राइम नंबर था E2, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है। और इसके बाद E3 अगर मैं आपसे लूँ, E3, तो E3 में मैंने आपसे क्या कहा, E3 में मैंने आपसे कहा कि अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर और अ प्राइम नंबर, और का मतलब ऐड कर दो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 4 और 6। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड इवेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। तो कंपाउंड इवेंट में क्या होते हैं, दो चीज़ें यहाँ पे मिक्स होती हैं। ठीक है, सिंपल इवेंट्स में इंडिविजुअली अगले अगले होती हैं यहाँ पे। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है समझना यहाँ पे ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, क्या होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो लेट मैंने एक यूनिवर्सल सेट मैंने आपको लिया, मैंने कहा यूनिवर्सल सेट मैंने लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया। ठीक है, ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया। तो मैंने आपको यहाँ जब सेट्स पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है हमारे पास, जैसे अब ए मैंने एक सेट लिया, सपोज ए मैंने एक सेट लिया, मैंने कहा एक सेट है ऑड नंबर्स का 1 3 5, ये एक सेट है ऑड नंबर्स का। तो मैंने कहा अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताना हो, अगर मैंने कहा बच्चों मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताना हो, तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग ए डैश या फिर ए टू द पावर सी से डिनोट करते हैं, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है u माइनस ए होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो यूनिवर्सल में से ए वाले सेट को माइनस कर दो, u माइनस ए होता है। ठीक है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, u माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। अब ये होता क्या है u माइनस ए, u माइनस ए का मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पे कि u के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, u के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तो यू के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तो 1 3 5 तो है यहाँ पे, यानी कौन कौन से नहीं है हमारे पास, 1 3 5 है हमारे पास, 2 4 6 नहीं है, तो 2 4 और 6, तो ये आपका कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से देखते हैं कि अगर मैंने यू एक सेट लिया है तो क्या यू हमारा एक सैम्पल स्पेस नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस नहीं है, ये मैं कह दूं एक डाइस मैंने रोल करी गई है तो 1 2 3 4 5 6 नंबर आ सकते हैं, तो ये हमारा एस हो गया, तो ये हमारा एस हो गया, तो इसका मतलब यू की जगह हम एस रख सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए इज इक्वल टू एस माइनस ए, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब मैं प्रोबेबिलिटी लगा देता हूँ, तो मैंने बोथ साइड प्रोबेबिलिटी लगा दी, यानी पी ऑफ ए का डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एस, या मैंने नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, टोटल से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ एस से हम लोग डिवाइड कर देते थे, टोटल सैंपल स्पेस से हम लोग डिवाइड कर देते थे, तो टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा पी ऑफ एस पी ऑफ एस माइनस का क्या हो जाएगा पी ऑफ ए। और आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है बच्चों, 1। तो ये क्या पॉइंट निकल के आया है कि पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, ये पॉइंट निकल के आया, यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए का डैश इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है इस पॉइंट से, क्लियर। अब आ जाओ, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों इवेंट E1 एंड E2।
अब E1 एंड E2 क्या कहलाता है समझना। E1 एंड E2 का मतलब क्या होता है, एंड मतलब लगा हुआ है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। E1 एंड E2 का मतलब हो गया E1 इंटू E2 हो गया हमारे पास। E1 एंड E2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, E1 इंटू E2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शंस की। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों, इंटरसेक्शंस की बात करते हैं, एंड E2 में इंटरसेक्शंस की। ठीक, तो लेट सपोज अगर मैंने आपसे कहा बच्चों कि एक हमारे पास E1 इवेंट है, मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, और मैंने कहा है कि E2 है हमारे पास, और E2 मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 ये हमारा प्राइम नंबर है। तो आप बताओ E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा हमारे पास, तो ये तो आपको सभी को पता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 3 5, और इंटरसेक्शन को ही हम लोग E1 इंटू बोलते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 इंटू E2। तो प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, इवेंट E1 और E2 क्या कहलाता है। इवेंट E1 और E2 क्या कहलाता है, और का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लस से होता है हमारे पास। तो ये आपको किससे शो करेगा, ये आपको शो करेगा यूनियन से, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं E1 प्लस E2 भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, E1 प्लस E2 भी कह सकते हैं। तो आप बताओ, अगर मैंने आपसे कहा कि E1 एक है हमारे पास 1 2 3, ठीक, और E2 है हमारे पास लेट सपोज एक इवेंट 4 5 6, तो आप बताओ E1 यूनियन E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, और इसको हम लोग E1 प्लस E2 भी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो बस प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, तो ये समझना है। ठीक है, आगे आ जाओ। इवेंट E1 बट नॉट E2। अब E1 बट नॉट E2 का मतलब समझे क्या होता है, E1 बट नॉट E2 का मतलब हो गया, E1 बट नॉट E2 का मतलब हो गया हमारे पास E1 माइनस E2। E1 बट नॉट E2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 माइनस E2। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे ध्यान से, बहुत बड़े, अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज से एक E1 इवेंट है हमारे पास, मैंने कहा E1 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है हमारे पास, और फिर मैंने कहा कि एक E2 इवेंट है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 3 5 इस तरीके से। तो मैंने कहा बताओ बच्चों E1 माइनस E2 क्या होगा, E1 माइनस E2 क्या होगा। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, E1 माइनस E2 का मतलब क्या होता है, E1 के वे एलिमेंट जो E2 में ना हो। तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 के वे एलिमेंट जो E2 में ना हो, तो 2 3 5 को छोड़ दोगे, यानी 1 4 6 हो जाएगा हमारे पास। बोलो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 4 6। हाँ जी बताओ, क्लियर है। ओके। अच्छा एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान से समझना, ये मैंने आपको बताया कि E1 माइनस E2 कितना हो जाएगा 1 4 6। तो अगर मैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, अगर मैं E1 में से, ध्यान से समझना, अगर मैं E1 में से माइनस कर दूं, अगर मैं E1 में से माइनस कर दूं E1 इंटरसेक्शन E2, तो क्या आएगा बताओ जरा। अगर मैं E1 में से इंटरसेक्शन E2 माइनस कर दूं तो कितना आएगा बताओ। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि पहले E1 इंटरसेक्शन E2 निकालेंगे, तो E1 इंटरसेक्शन E2 में कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 5। तो E1 इंटरसेक्शन E2 आ जाएगा हमारे पास जो कॉमन है, यानी 2 3 5। अब E1 में से E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस करना है, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि E1 के वे एलिमेंट जो E1 इंटरसेक्शन E2 में ना हो, E1 के वे एलिमेंट जो E1 इंटरसेक्शन E2 में ना हो, तो 2 3 5 तो है, 1 4 6 नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 4 6। तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, 1 4 6 आ गई, उसकी वैल्यू 1 4 6 है।
तो बस हम कह सकते हैं ना E1 माइनस E2 इज इक्वल टू E1 माइनस, प्रोबेबिलिटी लगा दो। यानी अब हम कह सकते हैं कि P ऑफ E1 माइनस E2 ये इक्वल हो जाएगा P ऑफ E1 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। और E1 इंटरसेक्शन E2 को हम क्या कह सकते थे यहाँ पे, ये E1 इंटरसेक्शन E2। बोलो क्लियर है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाओ। अब आपसे कह रहा है कि नीदर E1 नॉर E2, ना तो E1 हो और ना ही आपका क्या हो यहाँ पे E2 हो। ठीक है, नीदर E1 नॉर E2, ना तो E1 होना चाहिए और ना ही आपका क्या होना चाहिए बच्चों यहाँ पे E2 होना चाहिए। ना E1 होना चाहिए ना E2 होना चाहिए। तो अब एक चीज़ आप सभी लोग यहाँ पे समझना कि अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे कि ना तो E1 होना चाहिए ना तो E2 होना चाहिए, ठीक है ना, तो एक आपकी आती है इसी के बेस पे डी मॉर्गन लॉ। तो सबसे पहले हमें समझना है डी मॉर्गन लॉ क्या कहलाता है। डी मॉर्गन लॉ आपका क्या कहता है? डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ आपका क्या कहता है? डी मॉर्गन लॉ आपका ये कहता है कि अगर मैं E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वो क्या आता है हमारे पास, E1, और यूनियन है तो इंटरसेक्शन कर दो E2, यानी E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है हमारे पास। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं नीदर E1, ना तो E1 होगा और ना ही आपका क्या होगा हमारे पास E2 होगा। ठीक है, ना ही तो E1 होगा ना E2 होगा, तो वो किस पॉइंट पे डिनोट करेगा? ये डी मॉर्गन लॉ पे। ना तो E1 है ना E2 है, इनका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट। तो नाइदर E1 नॉर E1 को इसको डिनोट करता है डी मॉर्गन लॉ को। ठीक है, इसी तरीके से एक और पॉइंट होता है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो आप क्या करते, E1 का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन है तो यूनियन कर दो E2 का कॉम्प्लीमेंट। बोलो क्लियर है? हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया सभी को? अब प्रोबेबिलिटी लगा दो, प्रोबेबिलिटी लगा दो भाई। तो हम कह सकते हैं कि P ऑफ E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा P ऑफ E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P ऑफ E2 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट ये बराबर हो जाएगा P ऑफ E1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन P ऑफ E2 का कॉम्प्लीमेंट। ये आपको पॉइंट समझना है। इसके बाद आता है एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, समझना है यहाँ पे। एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि भाई अगर दो सर्किल है हमारे पास वेन डायग्राम सेटेड, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा सेट में कि अगर ये A है और ये आपका क्या है B है, ठीक है, तो आपने पढ़ रखा था कि N ऑफ A यूनियन B क्या होता है, N ऑफ A यूनियन B क्या होता है हमारे पास, NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये पढ़ रखा था हमारे पास। ठीक है, बोलो। तो अब देखो करना क्या है, अब टोटल को आप, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस से बता रहे हैं, टोटल को आप नंबर एस से डिवाइड कर दो, इसको भी आप नंबर एस से डिवाइड कर दो, इसको भी आप नंबर एस से डिवाइड कर दो, इसको भी आप नंबर एस से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक, इसमें से दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पे आपसे कह दे कि इवेंट कैसा है, डिसजॉइंट इवेंट है, तो ध्यान से समझना, डिसजॉइंट इवेंट में आपका साइमल्टेनियसली अकरेंस जो होती है वो इम्पॉसिबल होती है, यानी उस केसेस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या बन जाएगा डिसजॉइंट सेट के केस में, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, PA प्लस PB। ठीक, ये पॉइंट समझना। बोलो क्लियर? हाँ जी बताओ। ठीक है, और अगर म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो PA प्लस PB, यानी इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पे।
तो अब इसके बेसिस पे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इस टाइप का। जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स। आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए एंड बी आर टू इवेंट्स आपको दे रखा है। अब इसमें देखो आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है समझना है यहाँ पे ध्यान से। इसमें आपको दे रखा है पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपको दे रखा है कितना 3/4, 3/4, ठीक है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको कितना दे रखा है 1/4। और उसके बाद आपको पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री आपको दे रखा है कितना 2/3। आपसे कह रहा है ए फॉर सी स्टैंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आपसे कह रहा है पी ऑफ बी बताइए, पी ऑफ बी बताइए। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है क्या, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा था कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही पढ़ रखा था हम लोगों ने यहाँ पे। हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ, क्लियर है। तो P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है बच्चों, यहाँ पे बताओ 3/4 है। P ऑफ A को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी इसके पहले हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में पढ़ा था कि P ऑफ A की पावर C प्लस P ऑफ A इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ A की पावर C लिख सकते हैं कि नहीं, 1 माइनस पी ऑफ A की पावर C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। लिख सकते हैं ना, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास पी बी कितना हो गया हमारे पास, पी बी हमें फाइंड करना है। और ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कितना दे रखा है 1/4। तो बस अब सॉल्व कर लो। तो 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए टू द पावर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/3, माइनस का 1/4 और प्लस का पी बी। तो बस इसको इधर ले आओ। तो 3/4 में से प्लस करोगे 1/4, माइनस करोगे 1, प्लस करोगे 2/3, ये आ जाएगा P ऑफ B। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, P ऑफ B आ गया। बोलो ठीक, हाँ जी बताओ, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 माइनस 1 0 और प्लस का 2/3। तो 2/3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। तो 2/3 हो जाएगा इसका बच्चों क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, लेकिन यहाँ पे बस फॉर्मूला समझ लो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, फॉर्मूले वाइज भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे कहता है कि पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू होगा हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, जो भी अपॉन में आता है वो कौन सा आता है, पी ऑफ बी वाला, जो भी डिनोमिनेटर में है, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पी ऑफ बी अपॉन ए बताओ, तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम होगी, ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही है, कॉमन है। तो यानी पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। तो ये आपका कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे ध्यान से कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला वाइज आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहेगा इफ़ ए बी टू इवेंट सच दैट, आपको देखो यहाँ पे पी ए दे रखा है, ध्यान से समझना। आपको यहाँ पे पी ए दे रखा है, कितना दे रखा है 0.6। आपको यहाँ पे पी बी दे रखा है, पी बी कितना दे रखा है 0.2। और आपको यहाँ पे पी ए अपॉन बी दे रखा है, पी ए अपॉन बी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 0.5। तो आपसे कह रहा है कि पी ए डैश अपॉन बी डैश बताओ, पी ए डैश अपॉन बी डैश बताओ। एक बात बताओ, पी ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अपॉन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी का ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, होगा कि नहीं होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री अपॉन में
P ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ, P ऑफ B के कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने दो, P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ B नहीं लिख सकते हैं ना बच्चों, और PB की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमें इसका देखना होगा कि इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे क्या, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी ए अपॉन बी गिवन है, ठीक है ना। तो पी बी का तो यूज़ हो गया यहाँ पे, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी ए अपॉन बी है यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान से समझना सभी लोग यहाँ पे, बहुत ध्यान समझना सभी लोग यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ की ऐसे बात करूँ कि भाई पी ए अपॉन बी होता क्या है हमारे पास, पी ए अपॉन बी होता क्या है हमारे पास, क्या बताया था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, पी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, यही होता है, बोलो। और पी ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, 0.5 है। पी तो यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ जरा। यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, और P ऑफ B हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 0.2 गिवन है, 0.2 गिवन है। तो यहाँ से बताओ P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 0.5 का 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, 0.1 हो जाएगा, 0.10 हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझना बच्चों यहाँ पे कि इसको नीचे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, और पी बी कितना है 0.2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.2, ये तो हो गया हमारे पास इस तरीके से। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ, हाँ जी बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, हाँ जी बताओ, ठीक है, हाँ जी बताओ, ठीक, क्लियर हो गया, ओके ओके ओके, हाँ जी बताओ, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे बच्चों बहुत ध्यान से, क्या कि P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये आपको यहाँ पे आया है, P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये आया है हमारे पास, P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया है, P ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट आया है। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, देखो जो मैंने आपको पहले बताया था, P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कहाँ था हमारे पास, ये मैंने जो डिमॉर्गन लॉ बताई थी, हाँ ये P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ E1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, P ऑफ E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, बोलो P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और हमें ये पता है कि P ऑफ A यूनियन B हमारा क्या होता था, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता था, बोलो यही होता था कि नहीं होता था, ठीक। तो PA की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.6, PB की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी, कितना हो जाएगा, 0.10, यही होगा, सॉल्व करो, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 6 2 8 में से एक मैच करोगे तो 0.7 आ जाएगा,
तो P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू आ गई 0.7 या 0.7, बात एक ही है। हाँ जी बताओ, क्लियर? अच्छा, अब P A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का 1 होता है। तो P ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं। तो बस लिख दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस A यूनियन B कितना है? 0.7, और इधर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 0.3, इधर हो जाएगा 0.8, यानी आंसर 3/8। तो 3/8 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, है ना? प्यारा सा क्वेश्चन। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं। बोलो, क्लियर है? हाँ जी बताओ। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, आज के लिए हम लोग रखते हैं बच्चों इतना ही, ठीक है ना? और आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, देखो ये तो हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी। अब एक टॉपिक और है हमारे पास, और वो है हमारे पास कौन सा बच्चों? समझना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है? तो आज के लिए इतने रखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 10 पे, ठीक है? नेक्स्ट 10 पे हम लोग कवर करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है? चलो, थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।